एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसमें हम आज पहली वीडियो है ये, और यहाँ पे हम इंट्रो देख लेते हैं पूरे क्लास 10th की साइंस का। तो क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो केमिस्ट्री का है, फिर इसके बाद बायोलॉजी है, फिर उसके बाद फिजिक्स है। लास्ट के 3 चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंस के हैं, तो उनमें से आप एक को फिजिक्स में रख सकते हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री का देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, ये किस तरह से किसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये कितने तरह का होता है। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इनके बारे में हमको देखना है ये कितने तरह के होते हैं और कुछ इसके एप्लीकेशंस देखने हैं। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है एसिड बेस एंड साल्ट। तो जो भी हम पदार्थ देखते हैं वो या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या फिर वो उदासीन होता है। तो उनके कुछ रिएक्शंस हैं कि वो किसी भी आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर या किसी भी मेटल के साथ या किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका हमको यहाँ पे रिएक्शन देखना है, अम्ल क्षार एवं लवण का। फिर तीसरा चैप्टर हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातु और अधातु, तो जो भी हमारे एलिमेंट्स है, इस आपको इस एलिमेंट के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा अलग से पीरियडिक टेबल के ऊपर। तो पीरियडिक टेबल अभी फिलहाल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सारी चीजें वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कौन कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है और कौन से मेटलॉइड। तो यहाँ पे हमको बस मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। ये हमारा थर्ड चैप्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक नॉन मेटल होता है, एक एलिमेंट है कार्बन, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उसके ढेर सारे प्रोडक्ट, ढेर सारे कंपाउंड बन रहे होते हैं, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का हमारा होने वाला है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी तत्व है, अब क्लासिफिकेशन जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर था डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्लासिफाई किया गया था जो भी ऑर्गेनिज्म थे। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे ताकि उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये चैप्टर हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री 10th की खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम अगला अपना पोर्शन देखते हैं। तो जो बायो का है, हम अपना अब बायो का पोर्शन देखते हैं। तो बायो में हमको 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट जो हमारा अब 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में हो चुके हैं। 6 जो स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हमको जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज जरूरी हैं बॉडी को सस्टेन करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, हम सांस लेते हैं, हम हमारे अंदर डाइजेशन होता है फूड का, न्यूट्रिशन जिसको हम न्यूट्रिशन का एक हिस्सा होता है वो, तो न्यूट्रिशन हो गया। फिर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी है। एनर्जी का हमको, अगर हम सारे जो काम कर रहे हैं वो एनर्जी से ही कर रहे हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी चाहिए। तो ये सारे एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अब जैसे हम और किसी भी कोई भी 2 चीजें हैं जिनमें से एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, मतलब एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो उसको सजीव में मान लीजिए, ठीक है, वो मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 2 चीजें अगर हमको डिफरेंस बताना है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, तो जो चलेगा वो तो सजीव होगा और जो रुका होगा वो निर्जीव होगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर सजीव चीज हमेशा चलती रहती है। तो ये यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि उनका जो मूवमेंट होता है
तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब जो भी मूवमेंट उनके अंदर होता है, जो बॉडी के अंदर होता है, वो नहीं रुकता है। तो सजीव और निर्जीव में यही डिफरेंस होता है कि जो मॉलिक्यूलर, जो आणविक लेवल पे, जो आणविक स्तर पे जो गति हो रही है वो नहीं रुकती है कभी। सजीव में और निर्जीव में यही डिफरेंस होता है। तो इन सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमको पढ़ना है, और वैसे उसमें 4 हैं जिनमें हमको चारों पढ़ने हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया, किस तरह से हम अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और फिर लास्ट हमारा एक्सक्रीशन है, जो भी उत्सर्जन। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में हमारे, उनका बॉडी से बाहर निकलना उत्सर्जन में आता है। फिर 7th चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो नियंत्रण एवं समन्वयन, मतलब हर एक क्रिया के लिए हमारा जो शरीर, शरीर नहीं बल्कि हम मस्तिष्क के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो भी मस्तिष्क है वो वही, क्योंकि आदेश तो मस्तिष्क ही देता है, तो वो जिस तरह से आदेश देता है और किसी भी क्रिया के लिए हमारी पूरी बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में हमको पढ़ना, उनका कनेक्शन पूरा पढ़ना है कि किस तरह से ये क्रियाएं हो रही हैं और फिर उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो नियंत्रण एवं समन्वयन मतलब और भी क्रियाओं के साथ किस तरह से वो समन्वय स्थापित करता है ना। मतलब कोई भी एक वर्क होता है तो उसमें शरीर के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को। तो ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन में आते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद 8th चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये इसमें क्या है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो 1000 साल तक तो जिंदा रहेगा नहीं। वहां पे हमको क्या देखना है कि एक ह्यूमन या फिर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म ले तो उसका काम क्या है, 2 ही काम है। एक वो खुद को सरवाइव कर ले जाए, उसके लिए उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रह जाए। वो मतलब आगे 1000 साल तक या 10 जितना जब तक भी धरती रहने वाली तब तक वो एग्जिस्ट करे इस अर्थ पे। तो अब एक आदमी तो रह नहीं सकता उतने साल तक, तो इसके लिए क्या है कि जो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ है वो आनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब एक आदमी कितना ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे, और 100 तो काफी रेयर केस में होता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि लाइफ हर एक फॉर्म में, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस बना रहना चाहिए। तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो हमको यहाँ पे कितने तरह के होते हैं, पौधों का कैसे होता है, ह्यूमन का कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अब ये क्या होता है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पेरेंट के कुछ लक्षण हैं वो हमारे अंदर आए हैं, किस तरह से, किस नियम से वो आए हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब उन कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होके एक पीढ़ी से, फर्स्ट मतलब एक जनरेशन से उसके बाद वाली जनरेशन में आने को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब फिर इवोल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उनके गुण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं धीरे धीरे। और जब ये कई पीढ़ियां बीत जाती हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो पहले के पेरेंट रहे होंगे और आज के जो ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब जो उनके बच्चे हैं, जो उनके संतान है, वो काफी डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन का जो माना जाता है कि ये इवॉल्व जिससे हुए हैं वो एप थे, मतलब चिंपैंजी से मिलते जुलते कुछ थे जो तो लेकिन आज तो बिल्कुल डिफरेंट है। और तो यहाँ पे हमको वही देखना है कि जैव विकास, तो ये धीरे धीरे किस तरह से इवॉल्व होते गए, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनके बारे में हमको देख लेना है। यहाँ पे ये 4 चैप्टर ही हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे 10th की बायोलॉजी हमारी खत्म होती है।
अब हम फिजिक्स का देखते हैं अपना। तो फिजिक्स में हमको 4 ही चैप्टर दिए हैं, लेकिन एक और लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी हम फिजिक्स में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे ये किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से जब टकराता है तो वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। तो रिफ्लेक्शन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, प्रकाश, परावर्तन एवं उसका अपवर्तन। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर जो रंग हैं या प्रकाश से सफेद प्रकाश से जो रंग 7 रंग अलग अलग बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है बनने का, 2-3 घटनाएं हैं, उनके बारे में कोई इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट, आगे चैप्टर में हम सारे एक एक टॉपिक देखेंगे और किस तरह से ये आए हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा के बारे में हमको देखना है। फिर अब जैसे किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो धीरे धीरे वायर गर्म होने लगता है, तो इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इसी तरह से जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड बनने को तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट का होने वाला। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ज्योग्राफी में भी आप इसको रख सकते हैं या इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है और किस तरह से ये कितने तरह में ये क्लासिफाई किया गया इसके बारे में पढ़ना है, और क्या क्या सोर्सेज होते हैं एनर्जी के उसके बारे में हमको पढ़ना है। और फिर 2 चैप्टर लास्ट के और हमारे बचते हैं, वो दोनों चैप्टर हम अभी जैसे हमारे जो लास्ट के 2 चैप्टर बचे थे, आर इन्वायरमेंट और फिर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें ये हमारा पर्यावरण या आर इन्वायरमेंट में हमको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, किस तरह से एक जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है, इनका एक इंटर रिलेशन देखना है, पूरा का पूरा किस तरह से डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से हमको मैनेज करना है, एक व्यवस्थित क्रम में रखे ताकि हम उसका ठीक से एक सही समय तक उसका सदुपयोग कर सके। तो ये हमको प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में पढ़ना है। ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर, सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा। आगे इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपने जूनियर और सीनियर के साथ शेयर करिए। थैंक यू।